Hello everyone, welcome back to here. Okay, just wait a minute. सही है। तो हम लोग की जो कहानी थी इससे पहले हो तो कहानी हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी थी, राइट। हाँ, हम लोगों ने पढ़ लिया था ये वाला पार्ट। आज यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूनिट 1, जो हमारा यूनिट 1 क्या है, इसको यूनिट पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे 1 है तो 1 और 1.1 अगर लिखा रहेगा तो यूनिट 1.1, यानी कि यूनिट 1 का सब पैरा 1। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहले यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं हम। ओके, क्या लिखा है? द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इतना तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्रेंच जो रिवोल्यूशन था ये 14 ऑफ जुलाई 1789 से स्टार्ट हुआ था। ये ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो देखो, एन आइडिया ऑफ नेशन। नेशन अभी हमने ऊपर मतलब कि प्रीवियस जो वीडियोस था, क्लास था, वहाँ पे हमने नेशन का मतलब देखा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। यहाँ पे देखो नेशनलिज्म वर्ड आया, नेशनलिज्म वर्ड आया। वापस चलते हैं। चैट जीपीटी से हम हेल्प लेकर के क्या कर रहे हैं, समझने की इस चैप्टर को कोशिश कर रहे हैं, एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करेंगे। नेशनलिज्म क्या होता है एकदम अपने लैंग्वेज में, ठीक है, इन इंग्लिश। HIANCLISH। दे भी रहा है बट हम लोग हिंदी में इसको बोलेंगे। पूरा हिंदी दे दिया। अच्छा ठीक है, समझते हैं, ठीक है। वैसे हिंदी इंग्लिश तो दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। नेशनलिज्म क्या वर्ड है हमारे पास यहाँ पे, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक ऐसी भावना है, भावना मतलब सेंटिमेंट्स, ठीक है, जिसमें लोगों को अपने देश यानी कंट्री और ये राष्ट्र का मतलब नेशन के प्रति गहरा प्रेम यानी कि एकदम डीपली लव, ठीक है, सम्मान, रिस्पेक्ट और निष्ठा, डिवोशन होती है, ठीक है। सिंपल सा, यानी कि जब यहाँ पे बताने की क्या कोशिश है, अपने देश को सबसे महत्वपूर्ण मानना और उसकी एकता, संस्कृति को कल्चर, एकता को यूनिटी और प्रगति के लिए काम करना ही क्या है, राष्ट्रवाद है। प्रगति मीन्स डेवलपमेंट के लिए काम करना ही क्या है, नेशनलिज्म है। और विस्तार से जब लोगों को लगता है कि हम सब एक हैं तो किस सेंस में है, तो हमारा जो ये पास्ट समान इतिहास रहा है, यानी कि हमारा जो पास्ट हिस्ट्री है वो सेम रहा है, संस्कृति या पहचान के कारण, संस्कृति, कल्चर और आइडेंटिटी के कारण। जब लोग अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं, जब देश के प्रति गर्व महसूस होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है, नेशनलिज्म को। तो हम यहाँ से उसका क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, द फर्स्ट क्लियर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, यानी कि अपने देश के प्रति क्या करना, प्रेम करना, हम लोग एक हैं, देश बनाना, ऐसी है ना कि ऐसी भावना जिसमें लोग को अपने देश के प्रति गहरा प्रेम हो जाए, सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट हो देश के प्रति, और निष्ठा, डिवोशन होती है। जैसे हमारा जो कंट्री है इंडिया, ठीक है, इसके लिए रहता है कि नहीं कि हम लोगों के देश के ऊपर जब भी कोई क्या आपदा आएगी, डिजास्टर्स, ठीक है, वॉर वगैरह होगी या कुछ भी होगा, तो हम अपना जो लाइफ है उसको इस कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इससे बड़ी क्या होती है सेक्रीफाइस। वैसा जो क्या है हमारे अंदर ये विचार आना शुरू हो जाए, तो ये शुरू सबसे पहले कब हुआ था, सबसे पहले कब हुआ था, तो ये केम विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789, यानी कि लोगों में ऐसी भावना सबसे पहले शुरू हुई वो फ्रेंच रिवोल्यूशन के समय पे ही शुरू हुई थी। ये पहला हमारे पास जो सेंटेंस है यही बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये दिखना शुरू हुआ कि नेशनलिज्म का जो सेंटिमेंट्स है कि देश के प्रति लोगों का जो प्यार है, ये कब से दिखना शुरू हुआ, तो ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an
एब्सोल्यूट मोनार्क। इसका कहने का मतलब क्या है कि उस समय जो फ्रांस था ना, उस समय फ्रांस था, यानी कि फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, आपको याद होगा कि जो फ्रांस था, ठीक है, वो फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था, यानी कि सिंपल ये कंट्री उस समय था। इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। वापस से मैप पे चलते हैं, हमारे पास मैप देखते हैं, गूगल पे इसको सर्च करेंगे, ठीक है, कि फ्रांस जो था 1789 के समय ये क्या था, मोनार्क था। तो देखो गूगल डायरेक्ट, गूगल सर्च इंजन को हम पहले ओपन करेंगे, google.com, ठीक है। इसके बाद से इसमें लिखते हैं यूरोप मैप ऑफ 1789, ठीक है। यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ ये वाला मैप रेडिट पे चला जाएगा। देखो ये फेसबुक वेरीफाइड सोर्स से हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। रेडिट हो गया, टाइम्स ऑफ एटलस, स्टूडेंट, ऐसा तो कोई अभी साइट मुझे दिखा नहीं, बट हम लोग एक रेफरेंस के तौर पे क्या कर सकते हैं, अभी देख सकते हैं। देखो ध्यान से, इधर जो यहाँ पे ही दिखा दे ऐसा कोई मैप है, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विकिमीडिया कॉमन्स, लैंग्वेज इंग्लिश तो है ही, इंग्लिश, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है। देखो इसमें जस्ट वेट अ मिनट, तुम लोग को दिखाते हैं। देखो ये तुम लोग को जो हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला, ये उस समय का फ्रांस वाला रीजन है। किसका रीजन है, फ्रांस का। तो 1789 में जो फ्रांस था ना, ये उस समय एक क्या था, कंट्री था। लेकिन कंट्री हम क्यों बोल रहे हैं, कंट्री इस सेंस में बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कंट्री तो था, लेकिन वो जो कंट्री था ना, वो कंट्री टोटली डेमोक्रेटिक नहीं था। वो वहाँ पे राजा का राज हुआ करता था। किसका राज हुआ करता था, राजा का। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, यही लाइन बोलने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे। आया ये समझ में कि फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। ये लाइन समझ में आ गया होगा कि उस समय राजा के अंदर फ्रांस जो था एक कंट्री या स्टेट था। स्टेट का मतलब कि फिक्स बाउंड्री था, पॉपुलेशन था उसका, एक फिक्स बाउंड्री हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इसके अलावा रिकॉग्निशन भी था उसको। ये सारी चीज़ें मिली हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अंडर द रूल ऑफ मोनार्क द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इन द वेक ऑफ अ फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवेरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। यही लाइन तो हमें क्या करना है, समझना है कि देखो ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये लाइन क्या बोल रहे हैं कि द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, यानी कि जो फ्रांस में ये चेंज हुआ, कौन कौन सा चेंज, तो एक तो पॉलिटिकल, यानी कि राजा का जो सिस्टम था कि राजा राज्य कर रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो तो चेंज हुआ, ठीक है। इसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि राजा के बाद से जो भी सरकार बनेगी, जो भी आपको डिमांड जो कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोग, उन लोगों को राइट दिया जाएगा। तो किसके द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा दिया जाएगा, तो जो सरकारें नेक्स्ट बनती है, तो सरकारें जो नेक्स्ट बनती है, बनने के बाद से वो लोग राइट देंगे, तो क्या किसके, वो राइट जो है कहाँ पे लिख दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि हमारे इंडिया में भी लिखा हुआ है कि नहीं, कि जो भी सरकारें हैं आपको राइट कभी भी छीन नहीं सकती है, ठीक है। ऐसे ऐसे ही उस समय भी ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये चेंजेस डैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी का मतलब क्या हुआ, कि जो पावर है ना, फुल पावर है, ठीक है, फुल पावर है,
जो मोनार्क के पास पहले रहता था, ठीक है। ये मोनार्क से ट्रांसफ़र होकर के किस में चला गया, ये चला गया फ्रेंच सिटीजन्स यानी कि फ्रांस के जो लोग थे उनके पास चला गया। कौन सा पावर चला गया, तो जितने भी पावर थे, पॉलिटिकल पावर हो या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हो, ये सारे चले गए। टोटली जो पावर थे वो चले गए फ्रेंच सिटीजन यानी कि फ्रांस के लोगों के पास चला गया। ये बस बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखो, द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। ये बताने की कोशिश कर रहा है, क्या किया जा रहा है कि रेवोल्यूशन प्रोक्लेम करना का मतलब क्या है, मतलब घोषणा करना, ठीक है। प्रोक्लेम घोषणा करना, बट हम आप लोगों को प्रोक्लेम मीनिंग घोषित किया, ऐलान किया गया, ठीक है। क्या ऐलान किया गया, देखिए क्या ऐलान किया गया, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, द रिवोल्यूशन यानी कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ वो क्या मतलब ऐलान किया, डैट यानी कि क्या, कि इट वाज द पीपल यानी कि जो पीपल्स थे, हु वुड हैंसफोर्ड कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। कुछ नहीं, जो भी रेवोल्यूशन वाले लोग, रेवोल्यूशन में शामिल लोग थे या फ्रेंच में जो रेवोल्यूशन हो रहा था उसके सपोर्टर थे या फ्रेंच सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे थे, ये फ्रांस का जो भी भाग्य था, ठीक है, जब नेशन बनेगा उसका भाग्य कैसा होगा, ये यहाँ के खुद लोग ही डिसाइड करेंगे। ये बताने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट नेशन एंड शेप डेस्टिनी, शेप मतलब बनाना, ठीक है, शेप इट्स डेस्टिनी। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यानी कि शुरू से ही, the French Revolutionary introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French peoples। यानी कि ये लाइन क्या बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि शुरू से ही जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी थे, यहाँ पर रिवोल्यूशनरी किसको बोला जा रहा है, रिवोल्यूशनरी उन लोगों को बोला जा रहा है जो लोग फ्रांस में जो भी रिवोल्यूशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, उनको बोला जा रहा है। तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी थे वो क्या चाह रहे थे, तो इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स, मतलब कि बहुत मेजर्स उन्होंने क्या किया, वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस डैट कुड क्रिएट, मतलब ऐसा बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो फ्रांस के लोगों के बीच जो यूनिटी थी ना उसको बढ़ावा दिया जा सके। जैसे कि हम अगर अपने इंडिया इस को अपने इंडिया कंट्री से कंपैरिजन करें तो देखो, तमिल है, साउथ का एक स्टेट ले लेते हैं और एक नॉर्थ का स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों के बीच देखा जाए तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो हम दोनों को कनेक्ट करती है, यानी कि अलग लैंग्वेज तो है ही, नॉर्थ का हिंदी हो गया तो उधर का देखोगे तो तमिल है, तेलुगु है, लेकिन फिर भी उन्हें भी जो इंडिया है इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, और हमें भी बहुत ज़्यादा प्यार है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूनिटी को बहुत ज़्यादा क्या करती है, यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो बहुत सारे उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि हमारे कंट्री में एक ही सिटीजनशिप को क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। चाहे आप किसी भी स्टेट में रहो, सिटीजनशिप आपके पास क्या रहेगी, इंडियन, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। इसके अलावा और क्या, तो जो भी हमारे कंट्री में जो भी सिस्टम देखते हो, इंटीग्रेटेड सिस्टम को ज़्यादातर क्या किया गया है, बनाया गया है, रखा गया है। जैसे कि जीएसटी देखते हो तो यहाँ भी सेम, वहाँ भी सेम, पहले अलग अलग थे लेकिन अभी क्या है, मतलब एक इंटीग्रेटेड, सिंगल इंटीग्रेटेड विंडो बना दिया गया है, ठीक है। सेम ऐसे ही मेजर्स को उन्होंने क्या किया था, शुरू किया था कि सभी लोग ना भले अलग अलग रीजन में रहते हों लेकिन मेजर्स और प्रैक्टिस जो भी था, जैसे फ्लैग वगैरह आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंज किए, ठीक है, बट ऐसे ही चेंज किए थे वो लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें। द आइडिया ऑफ ले पेत्री, द फादरलैंड, यानी कि सिंपल ये वर्ड फ्रेंच का है, इसका मतलब क्या है, फादरलैंड, एंड ले सिटोयन इसका मतलब क्या, सिटीजन्स, द सिटीजन, यानी कि ये जो दो आइडिया है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। एम्फसाइज द नोशन, नोशन मतलब कि ये प्रस्ताव एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है।
of a notion of united community enjoying equal right under a constitution, यानी कि फादरलैंड और मदरलैंड का कॉन्सेप्ट जैसे लाया गया, सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। इसके अलावा लाया गया और क्या बोल रहा है, emphasize the notion of united community enjoying equal right under a constitution, और जो फ्रेंच में लोग रहेंगे वो इक्वल राइट को क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, यानी कि सभी के पास इक्वल राइट होगा। जैसा कि इंडिया में भी लोग रहते हैं, चाहे तुम दिल्ली में रहो, चाहे तमिल में रहो, तमिलनाडु में रहो, या कर्नाटका में रहो, या इधर मणिपुर में रहो, या नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इंडिया के किसी भी पार्ट में रहो, तुम्हारे पास इक्वल राइट है। तुम्हारे पास कैसी राइट है, इक्वल राइट है। ऐसा ही फ्रांस में उन लोगों को भी क्या किया गया, मेजर्स जो थे उन्होंने ऐसा उठाया था। आगे बढ़ते हैं। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, यानी कि और क्या उन्होंने रिफॉर्म किया और क्या इंट्रोड्यूस किया, तो फ्रांस में पहला फ्रेंच फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया, द ट्राई कलर, यानी कि 3 कलर वाला। वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड्स, यानी कि पहले जो झंडे थे, यानी कि राजा का जो झंडा था उसके जगह पे क्या लाया गया, तो नया एक फ्रेंच फ्लैग लाया गया जो 3 कलर का था। चलो कमेंट में लेकर के बताओ या याद करो तो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें फ्रांस के फ्लैग का कलर क्या था, 3 कलर का नाम जल्दी लिखो, रुका हुआ हूँ मैं तब तक। 1 5 तक काउंट करता हूँ, तब तक लिख दो। 1 2 3 4 5, लिख दिए, लिख दिए, ठीक है। चेक करते हैं क्या था, तुम लोग देख भी लो। फ्रेंच फ्लैग कलर, कलर मैच करा लो अपना, ठीक है, मैच करा लो। रेड वाइट एंड ब्लू, रेड वाइट एंड ब्लू, रेड वाइट एंड ब्लू, ठीक है, रेड वाइट एंड ब्लू। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, यानी कि तब राजा का झंडा कैसा था, राजा का झंडा कैसा था, ठीक है। एक बार उसको भी देखते हैं कि कौन से झंडे को रिप्लेस किया गया, ठीक है। रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग ऑफ फ्रांस, रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग ऑफ फ्रांस, ओहो, अलग सर्च इंजन आ चुका है, चलो बट आ गया। देखो ये वाला जो फ्लैग था ना, ये वाला फ्लैग, ठीक है, इस फ्लैग के जगह पे, इस वाले फ्लैग के जगह पे क्या किया गया था, इस वाले फ्लैग के जगह पे उसको यूज़, मतलब नया झंडा बनाया गया था, नए झंडे को बनाया गया था, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग फ्रांस, फ्रांस का रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग आम ट्रायो आम ट्रायकुलर जैसा नहीं होता था। ये मोनार्क मोनार्क यानी राजाओं का स्पेशल फ्लैग था, रॉयल फ्लैग ऑफ फ्रांस। इसमें ब्लू बैकग्राउंड होता था और उस पर गोल्डन फ्लीवर डी लाइज, अच्छा ऐसा कुछ सिंबल्स बने होते थे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पता नहीं इसका क्या होगा फ्रेंच में, ठीक है। फ्लोर डी लाइज क्या है, तो ये एक स्पेशल, अच्छा लिली फ्लावर का सिंबल है। फ्रेंच किंग बबन डायनेस्टी का रॉयल सिंबल माना जाता था, अच्छा इसको ठीक है माना जाता था। सिंपल समझ और डीपली, और डीपली एक्सप्लेन करो। ठीक है, कलर हो गया,
ब्लू को डिवाइन यानी कि जो पहले का जो फ्लैग था उसको ब्लू बैकग्राउंड नीला ईश्वर से जुड़ा माना जाता था। ये दिखाता था कि राजा की पावर गॉड से आती है। वाह, ठीक है। फ्लैर देली, फ्लोर फ्लैर देली, ठीक है। ये एक लिली फ्लावर का स्टाइलिश सिंबल है। ये सिंबल प्योरिटी, रॉयल्टी और पावर का साइन था। पहले बहुत सारे फ्लैर दी ली होते थे यानी कि पूरे फ्लैग पर। बाद में सिर्फ 3 सिंबल रह गए। 3 सिंबल ही है। कहाँ पे था? इस पेज को हटा देता हूँ। रॉयल, 3 सिंबल। अच्छा यहाँ पे है कि लगता है। अच्छा बीच में 1 2 3। हाँ सही है। 3 सिंबल था बहुत पहले। 3 सिंबल रह गए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये फ्लैग मैंने मेनली यूज होता था एंशियंट रिजिम के टाइम। एंशियंट रिजिम के टाइम यानी कि 1789 से पहले। इस पीरियड में फ्रांस एक एब्सोल्यूट मोनार्क था। वही एब्सोल्यूट मतलब कि फुल पावर यानी कि राजा के पास होता था। किंग के पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर थी। फेमस किंग लुइस 14, सन किंग लुइस 16। पढ़ेंगे इन लोग का खानदान के बारे में भी पढ़ेंगे डीपली। चेंज क्या हुआ? तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, लोग मोनार्क के खिलाफ हो गए। ठीक है भाई, मोनार्क के खिलाफ हो गए मतलब राजा के खिलाफ हो गए। इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी का आइडिया आया। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। रॉयल सिंबल जैसे फ्लैर दी डेली को हटा दिया गया। ठीक है, तब नया फ्लैग आया। कौन सा फ्लैग? ब्लू वाइट रेड यानी कि ट्राई कलर का आया, जो हम लोग अभी एनसीईआरटी में वहाँ पे लाइन में देखे थे। ठीक है, डीपली कॉन्सेप्ट। चलो इसके बाद हमारे लिए कोई उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें बस समझ में आया कि रॉयल जो फॉर्मर क्या था, रॉयल स्टैंडर्ड था, उसके जगह पे क्या आया था? द ट्राई कलर। ठीक है, ट्राई कलर, रेड ब्लू एंड वाइट कलर का झंडा इंट्रोड्यूस हुआ था। वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। द स्टेट जनरल was elected by the body of active citizens. State General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. ये तो ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़े हैं क्लास 9 में कि उस समय क्या थी, मीटिंग हुआ था। मीटिंग में स्टेट जनरल जो पहले राजाओं के समय टैक्स वगैरह बढ़ाने के लिए जो एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती थी, उसी के जगह पे क्या बना था? नेशनल असेंबली बना था। नेशनल असेंबली बनाया गया था। ठीक है, न्यू हिम्स वर कंपोज। इसका मतलब क्या? तो वर कंपोज। तो इस लाइन को पहले हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। चेंज को एक ही बार देख लेंगे। ठीक है, बट और हिम्स जैसे क्या क्या बने थे अभी देखते हैं। ठीक है, HYMNS क्या होता है? ठीक है, तो हिम्स का मतलब होता है भजन या स्तुति गीत, सॉन्ग्स ऑफ प्रेज। ठीक है, हिम्स वो गीत होते हैं जो भगवान, देवी देवताओं या किसी पवित्र शक्ति की प्रशंसा में गाए जाते हैं। ये यूजुअली रिलीजियस होते हैं। ठीक है, तो ये तो मतलब आया समझ में कि हिम्स क्या होते हैं? भजन या एक सॉन्ग होता है। ठीक है, जो किसी भगवान, देवी देवता या किसी भी पवित्र शक्ति, तो हमारा कंट्री, ये लोग धार्मिक कंट्री जब बना रहे थे तो उस समय इसको भी बहुत बड़ा क्या किए थे, दर्जा दिए हुए थे। तो उसके लिए भी गाना क्या करेंगे, ये लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो फ्रेंच कॉन्टेक्स्ट में क्या दिया है कि यहाँ हिम्स का मतलब, ठीक है, मतलब सिर्फ रिलीजियस भजन नहीं बल्कि देशभक्ति और रिवॉल्यूशन के गीत भी होता है। ठीक है, क्या रोल था? लोग इन हिम्स को गाकर यूनिटी और जोश बढ़ाते थे। ठीक है, ये सॉन्ग्स लोगों को फ्रीडम, इक्वलिटी और रिवॉल्यूशन के लिए इंस्पायर करते थे। पब्लिक गैदरिंग, रैलीज और प्रोटेस्ट में गाए जाते थे। कौन सा जो गाना था? ठीक है, ला मर्शेलीज। ठीक है, ये क्या था? क्लास 9 में याद करो ये लाइन। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं।
एंड इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं क्या बताता है। प्रोनाउंसिएशन ला मर्सेज, ला मर्सेज, ला मार्सेज, ला मार्सेज, ला मार्सेज, ये तो ठीक है, मर गया, ऐसे याद रख लेना तुम लोग, ठीक है। ला मर्सेज, ठीक है। तो वापस से आते हैं उस पॉइंट्स पे। ला मर्सेज ये एक रिवोल्यूशनरी हिम्स था, बाद में ये फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। इसमें देश के लिए लड़ने और आज़ादी का मैसेज है, ठीक है। देखा जाए हम लोग भी इसको ट्राई करें, ट्राई क्या, गाना को लिखवाते हैं क्या होगा। जैसे हम लोग का जनगण मन गण है ना, जनगण मन नहीं, जनगण मन अधिनायक की जय है, भारत भाग्य विधाता, ठीक है। हाँ, फुल लिरिक्स, फुल लिरिक्स। आ रहा है समझ में तुम लोग को? इसको दूसरा भाषा में करना पड़ेगा। हिंदी मीनिंग लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ, तो समझाओ भाई, तो समझाओ भाई, तो समझाओ भाई, चलो भाई। ये भी कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल हो गया मेरे से। लाइन बाय लाइन, ओके। एलेंस इनफैंट डाल ले पाथरी, आओ देश मातृभाषा, आओ देश यानी आओ देश के बच्चों, वाओ, गौरव का दिन आ गया है, गौरव मतलब महिमा का दिन आ गया है, हमारे खिलाफ अत्याचार तानाशाही खड़ी है, वाओ, खून से भरा झंडा उठा लिया गया है, क्या तुम गांव में सुन रहे हो इन क्रूर सैनिकों की गर्जना आवाज, क्रूर मतलब एकदम क्रूएल, ठीक है, सैनिकों की गर्जना आवाज, वे तुम्हारे पास तक आ रहे हैं, तुम्हारे बेटों और पत्नियों को मारने, हथियार उठाओ नागरिकों, अपनी सेना तैयार करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, दुश्मनों का खून हमारी धरती को सींचे। बस इतना ही है, फुल लिरिक्स है। नहीं भाई ये फुल लिरिक्स नहीं है, तो भाई फुल लिरिक्स बनाओ ना। ये पगला गया चैट जीपीटी। राइट फुल लिरिक्स। अच्छा, कॉपीराइट का इशू है, काफ़ी लंबा और कॉपीराइट टेक्स्ट है बहुत, बट टेंशन मतलब मैं तुम्हें पूरे 7 स्टैंजा का क्लियर समरी दे देता हूँ, एग्ज़ाम के लिए ये भी यूजफुल है। लोगों को बुलाया जा रहा है क्योंकि टायरनी यानी कि जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हो, ठीक है, दुश्मन देश पर हमला करने आ रहा है, इस तरीके की बातें की जा रही है। दुश्मन को क्रूएल और डेंजरस बताया गया, वो लोगों को घर और फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बस याद रखना हम लोगों के लिए क्या कि जो नेशनल असेंबली थी, न्यू हिम्स वर कंपोज, तो हिम्स कौन से हो गए, तो वही ला मर्सिलेस, ठीक है, मर्सेज, ला मर्सेज, ठीक है, जो हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे उसको, ठीक है। न्यू हेम्सवर्थ कंपोज, ओथ टेकन्स यानी कि शपथ लिया गया, ओथ का मतलब क्या होना, शपथ लेना। इन मार्टिस यानी कि जो देश के लिए क्या हो गए थे, रिवोल्यूशन करते वक्त शहीद हो गए थे, सॉरी, शहीद हो गए थे। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन मतलब कि देश के लिए जो शहीद हो गए थे। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in place and it formulated uniform law for all citizens within its territory। यानी कि सिंपल जो फ्रांस था ना, वो फ्रांस तो अलग अलग, जैसे हमारा इंडिया है अलग अलग स्टेट में डिवाइडेड है, तो पूरे अलग अलग स्टेट में डिवाइडेड है, तो अलग, जैसे यूपी के लिए अलग टैक्स था पहले, बिहार के लिए अलग था, महाराष्ट्र के लिए अलग, तो दिल्ली के लिए अलग, मतलब अलग अलग क्या था, टैक्स सिस्टम था।
सबको हटा करके हमने क्या किया, एक जीएसटी यूनिफॉर्म टैक्स को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया ना। जस्ट लाइक दिस वो लोग भी सेम ऐसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे, फ्रांस में, कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बनाते हैं और वहाँ पे सभी को यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, तभी तो यूनिटी आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइलाइटर ले लेते हैं, सबसे इजी रहता है ये, इजी नहीं अच्छा दिखता है। तुम लोग वोट नहीं देगा तो भी हम यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी, ठीक है। इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड, ठीक है। तो इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटीज क्या होते हैं, तो देखो INTERA, इंटरनेशनल तो पता ही है तुम लोग को, इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी, इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी। तो इंटरनेशनल, तो देखो जब कोई सामान यानी कि गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आता है या जाता है तो सरकार उस पर जो टैक्स लगाती है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो आया समझ में। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, इंटरनेशनल नहीं, इंटरनल कस्टम ड्यूटी, ठीक है। INTERNAL, इंटरनल कस्टम ड्यूटी। देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने पर लगने वाला टैक्स को क्या बोला जा रहा है, इंटरनल कस्टम ड्यूटी। यानी कि देखो इसको इजी वे में समझना हो तो मैं समझा देता हूँ इसको, ठीक है। जैसे देखो इसको समझते हैं, इंटरनल कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी तो समझ गए कि क्या है, तो एक तरह का ये टैक्स है। क्या है, एक तरह का टैक्स है। तो ये टैक्स कहाँ पे लग रहा है, तो जैसे देखो हमारा मान लेते हैं ये जो सर्कल है ये इंडिया को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और इंडिया को अलग अलग क्या करते हैं हम, भागों में बांट देते हैं कि यहाँ पे एक स्टेट है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे पाँच है, तो यहाँ पे छः है, ठीक है। तो ये 6 अलग अलग स्टेट में हमने क्या किया, बांट दिया। तो मान लो कि यहाँ से कोई गुड्स यहाँ पे गया, थर्ड वाले जगह पे, तो जाएगा तो देख रहे हो ना, या तो इस रास्ते को फॉलो करके चला जाए या इस रास्ते को फॉलो करके जाए या ऐसे चला जाए, हो सकता है ना। यानी कि 2 और 4 से तो उसको जाना ही पड़ेगा, 2 और 4 से उसको क्रॉस होकर के जाना ही पड़ेगा। यानी कि हम अपने स्टेट में अलग अलग जगहों पे क्या करते हैं, बिहार से महाराष्ट्र में सामान भेज दिए, यूपी से कर्नाटका में भेज दिए, केरला में भेज दिए। तो ये लोग ना जिस जहाँ जहाँ से होकर के जाता था वो लोग क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। यानी कि देश के अंदर ही टैक्स को क्या किया जाता था, ले लिया जाता था अलग अलग स्टेट के द्वारा, ठीक है। उसको भी ये लोग क्या किया गया, हटाया गया। यानी कि जो फ्रांस में पहले से टैक्स रिजिम था ना, ठीक है, उसको हटाया गया। कस्टम ड्यूटीज, तो कस्टम ड्यूटी को एक लाइन में लिखना है, कस्टम ड्यूटीज, चलो समझ जाएगा। क्या हुआ, सो गया क्या चैट जीपीटी, जगह हो। हेलो सर, हेलो, जगह हैं आप, अच्छा। CUSTOM, कस्टम ड्यूटी, हाँ जगह थे, सोए नहीं थे, सो गए थे। देखो इंटरनल कस्टम ड्यूटी वो कर है जो देश के अंदर ही सामान के सॉरी आगमन पर लगाया जाता है, जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हटा दिया गया था। यानी कि कोई भी टैक्स यहाँ से जाए या आए लगा दिया जाता था, ठीक है। इंटरनल वीएस एक्सटर्नल वो बाद में देखेंगे, बस इतना समझ लो कि टैक्स को हटाया गया था जो सामान किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है उस पर। इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड, ये ड्यूज क्या था, बकाया, ड्यूज वर एबॉलिश। यानी कि देखो बहुत उस समय फ्यूडलिज्म, ये बस याद कर लेना, अभी बस सुन लो, बाद में इसको और डिटेल्स में क्या करेंगे, समझेंगे कि फ्यूडलिज्म क्या था, ठीक है। फ्यूडलिज्म क्या था, उस समय फ्यूडलिज्म को क्या किया गया था, हटाया गया था, फ्यूडलिज्म को हटाया गया था। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। यानी कि देखो जो यूनिटी को क्या की कर रही है, बढ़ावा दे रही है, प्रमोट कर रही है, उसको ये लोग लागू कर रहे हैं। और जो चीज़ें मतलब यूनिटी को क्या कर रही है, थोड़ा सा तोड़ रही है, सेंटिमेंट्स अलग अलग
जहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा अलग अलग सेंटिमेंट्स क्रिएट होगा, वहाँ पे उस चीज़ को ये लोग हटा रहे हैं, यानी इंटरनल कस्टम ड्यूटी को हटाया गया एंड ड्यूज वर एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब है क्या करना, समाप्त कर देना, हटा देना, ठीक है। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वो वाज एडॉप्टेड, यानी कि ये क्या था, वेट एंड मेजर्स। तो देखो, जैसे देखो हम जो मान लेते हैं कि बिहार में हमने क्या किया, 100 kg चीनी खरीदा, ठीक है, और इसको हमें यूपी में बेचना है। किस में बेचना है, यूपी में बेचना है। तो पता चला कि यहाँ पे 100 kg खरीदे थे, तो यहाँ पे आरएस में पेमेंट की और वहाँ पे लेके गए, तो यूपी वाले ने केजी के जगह पे अलग यूनिट बना रखा है, यूपी केजी, ठीक है, और ये हो गया बिहार केजी, ठीक है। तो वहाँ पे अलग यूनिट बना रखा है और ये बिहार वाले अपना अलग यूनिट बना रखे हैं। ये रुपया में ले रहा है तो वो अलग ही एक अपना करेंसी बना रखा है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या थी, डाइवर्सिटी ये देखने को मिलती थी, यानी कि अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग नाप तौल के लिए पैमाना स्केल रखे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा क्या होता था, डिफ़िकल्टीज, यानी कि हर समय आप क्या करो, चीज़ों को कन्वर्ट करो, कैलकुलेट करो, तब जा कर के बेचोगे ना। तो इसमें इसमें उन्होंने, उन लोगों ने, जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, सॉरी रुक जाओ एक मिनट, हाँ, तो रिवॉल्यूशन हुआ तो उस समय इन लोगों ने क्या किया था, इस चीज़ों को हटा दिया था, ठीक है। मतलब जो भी ये थे हटा करके एक यूनिफॉर्म, यानी कि केजी चलेगा तो पूरे फ्रांस में केजी ही चलेगा, पाउंड चलेगा तो पूरे फ्रांस में पाउंड ही चलेगा, ठीक है। तो पता किया जाए कि फ्रांस में अभी क्या चलता है। फ्रांस में मेजर्स इन फ्रांस, वेट इन मेजर्स यूनिट्स क्या यूज होते हैं। जैसे इंडिया में केजी, लीटर यूज होता है, नहीं होता है, समझ जाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ तो भाई अच्छा तो क्वेश्चन है। फ्रांस में यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था, वो तो हम लोग और ने भी पढ़ा। हर रीजन अपना अलग यूनिट यूज करता था, एक ही चीज़ का वेट मेजर जगह जगह के हिसाब से बदल जाता था। एग्जाम्पल, पाउंड, लाइवर, वेट के लिए, ठीक है। ये क्या है, 12 इंच, अच्छा ये लेंथ के लिए। डिफरेंट लोकल यूनिट्स, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग नाम और वैल्यू होता था। प्रॉब्लम क्या थी कि ट्रेड में कंफ्यूजन होता था, सही बात है, लोगों को चीट भी किया जाता था, इकनॉमी स्मूथ नहीं चलती थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या किया गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक स्टैंडर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, इसको कहते हैं मीट्रिक सिस्टम। देख लो तुम्हारे लिए क्या, कि यूनिफॉर्म मेजर्स वॉज एडॉप्टेड, और उसका नाम क्या था, तो मीट्रिक सिस्टम। नाम क्या था, मीट्रिक सिस्टम, याद रखना है इसको, नाम क्या था, मीट्रिक सिस्टम। देख रहे हो ना, रिसर्च करके पढ़ने का मतलब, नाम क्या था इसका, मीट्रिक सिस्टम, ठीक है। नाम क्या था उसका, मीट्रिक सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। मीट्रिक सिस्टम जो आज भी यूज होता है, ये सेम सिस्टम है जो इंडिया में भी यूज होता है। मीट्रिक मतलब किलोग्राम वेट के लिए, मीटर लेंथ के लिए और लीटर लिक्विड के लिए। पहले फ्रांस में अलग अलग यूनिट्स थे, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मीट्रिक सिस्टम केजी, मीटर, लीटर स्टार्ट हुआ, जिससे पूरा देश में एक यूनिफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम बन गया, ठीक है, याद रहेगा ये। आगे बढ़ते हैं। was adopted regional dialects. Regional dialects were discouraged, and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको पेज को ऊपर करते हैं हम लोग, ठीक है, ऊपर करते हैं यहाँ से, देखो ध्यान से। आगे क्या बोला जा रहा है कि फ्रेंच, यानी कि पूरे, देखो रीजनल डायलेक्ट का मतलब क्या हुआ, कि जो वहाँ पे लोकल जो भी बोली थी, बोली इन द सेंस कि पढ़े हो ना हिंदी में बोली और भाषा, ठीक है, तो ये बोली की बात की जा रही है, ठीक है। तो अलग अलग फ्रांस में जो मतलब भाषा, लोग भाषा नहीं बोली बोला करते थे, जैसे कि देखो बिहार में ही है
बिहार में भोजपुरी, मगधी, ठीक है, यूपी में भी चले जाओगे तो अलग अलग वहाँ पे देखने को मिलता है, राजस्थानी, ठीक है, अवधी, ब्रज भाषा समथिंग, ठीक है। तो ये सारे जितने हैं ना इसी तरह के, यानी कि अलग अलग रीजन में अलग अलग जो लैंग्वेज लोग बोला करते थे, उस भाषा को ये लोग हटा करके, मतलब कि उसके जगह पे हटाना तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, बट एक होता है ना कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। वैसे ही प्रोत्साहित किया गया क्या करने के लिए, तो देखो स्पोकन यानी कि बोलने के लिए और लिखने के लिए, ठीक है, इन पेरिस, मतलब कौन सा भाषा, तो फ्रेंच भाषा को सिंपल सा कि पूरे कंट्री के लिए एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया, और उस वही जो लैंग्वेज था उसको बोलने के लिए सबसे ज़्यादा क्या किया गया, लोगों को प्रोत्साहित किया गया। अब इसके लिए तो हम थोड़ा सा डीप में जा सकते हैं कि कौन कौन सी डायलेक्ट्स थी जो बोली जाती थी। DIALECTS, डायलेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रीजन, क्या ही क्या टाइप हो जाता है, फ्रेंच रीजन के डायलेक्ट्स, बोलियों का क्या मतलब, फ्रेंच अलग अलग एरिया में बोली जाने वाली फ्रेंच डिफरेंस थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में एक कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, हर रीजन की अपनी डायलेक्ट्स यानी कि बोली थी, लोग एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते थे। मेन जो डायलेक्ट ग्रुप था, लैंग्वेडियो, क्या लिखा है वही, नॉर्थ फ्रांस, सब जो भी है नॉर्थ फ्रांस, यहीं से मॉडर्न फ्रेंच डेवलप हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, लैंगुडोक, साउथ फ्रांस, इसे ऑसिटन भी कहते हैं, और भी रीजनल डायलेक्ट्स, ब्रिटन, ऑल्सेटियन, बेस्क्यो, ठीक है, स्पेन बॉर्डर एरिया, जर्मन इन्फ्लुएंस। चेंज कब आया, तो देखो ये ऊपर बोली हो गई, ये बिल्कुल हमें याद नहीं रखना है, ठीक है, क्या ही फायदा, बट हाँ देख लेते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी अलग अलग क्या है बोलियाँ बोली जाती है, तो वहाँ भी होगा, बट हमें ध्यान क्या रखना है कि चेंज कब आया, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक ही कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फ्रेंच, पेरिस वाले फ्रेंच को प्रमोट किया गया, क्योंकि इम्पोर्टेंट था यूनिटी को बढ़ाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ईजी करने के लिए, और नेशनल आइडेंटिटी स्ट्रांग बनाने के लिए, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, फ्रेंच को एज अ लैंग्वेज उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा उसको इनकरेज किया लोगों को बोलने का। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ तक मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वापस से तुम लोग वीडियो देख सकता है। आगे बढ़ते हैं, द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर डैट इट वाज द मिशन एंड द रिवोल्यूशनरीज, यानी कि जो पार्टिसिपेट किए थे रिवोल्यूशन में, फर्दर डिक्लेयर यानी कि आगे क्या डिक्लेयर करते हैं, डैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट टू पीपल of Europe from despotism, in other words to help other people of Europe to become a nation। देखो कुछ नहीं, इन लोगों ने अब अपना टारगेट, मतलब ये लोग तो फ्रांस में बहुत ज़्यादा कारनामा कर चुके हैं, ठीक है, तो अब ये लोग आगे क्या डिक्लेयर करते हैं कि ये ना अब हमारा मिशन होगा, ठीक है, क्या होगा, मिशन होगा, मिशन एंड द डेस्टिनी, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग को डेस्टिनी डेस्टिनी का वर्ड देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, भाग्य होता है, फ्यूचर, डेस्टिनी, ठीक है, डेस्टिनी, डेस्टिनी का मीनिंग भाग्य, किस्मत, नियति, जो चीज़ें पहले से तय मानी जाती है और फ्यूचर में होने वाली होती है उसे डेस्टिनी कहते हैं। लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, लोग मानते हैं कि वो पहले से लिखा हुआ होता है, वही डेस्टिनी है, वही फ्यूचर की बातें की जा रही है, ठीक है। तो ये लोग अपना मिशन बनाते हैं, किसका, फ्रांस वाले, कि हम ना क्या करेंगे, फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, ठीक है, डेस्पोटिज्म आते हैं इस वर्ड पे, पहले यहाँ पे देखो, फ्रेंच नेशन टू लिबरेट, रुको मिटाने दो, वर्ड कट जा रहा है, इससे पतला कर लेते हैं इसको, और हाँ इतना चलेगा सॉरी, फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप, लिबरेट दैट मीन्स लिबरेट या लाइबरेट, लिबरेट दैट मीन्स आज़ाद कराना, मुक्त कराना, टू सेट फ्री फायर, यानी किसी को बंधन, कंट्रोल या ऑपरेशन से फ्री कर देना ही लिबरेट करना, यानी सैनिकों ने देश आज़ाद कराया, यानी कि सोल्जर्स लिबरेट द
कंट्री। आ रही समझ में? देखो ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फ्रेंच जो लोग ये रिवोल्यूशनरी थे ये तो फ्रांस में इतना सारा चेंज कर चुके हैं। अब ये बोल रहे हैं ना कि हमारा जो फ्रांस में जो हमने कारनामा किया है, ठीक है, अब ये कारनामा हम यूरोप के और भी बाकी जो देश है फ्रांस के बाद में जो लोग फ्रांस के आसपास या जो यूरोप में अलग अलग कंट्री है ना, अलग अलग जो राजा या के रीजन थे, ठीक है, उन लोगों को आज़ाद कराएंगे। अब ये लोग मतलब एक नेक्स्ट लेवल का कदम क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, ठीक है। यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म इन अदर वर्ड टू हेल्प अदर पीपल टू यूरोप टू बिकम अ नेशन, यानी कि ये लोग नेशन बन चुके हैं, ठीक है, तो ये लोग अब दूसरों को क्या करेंगे, मतलब ये आइडिया सिखाएंगे और दूसरों को भी इससे मोटिवेट करेंगे कि तुम लोग भी क्या करो, अपने राजा के खिलाफ रिवोल्यूशन करो और रिवोल्यूशन करो और उसमें हम तुम्हारा क्या करेंगे, मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, यानी कि एक तरह से भड़काने का काम किया जा रहा है। तो यहीं पे देखो एक चीज़ है, यहाँ पे कहाँ पे गया, जो हम लोगों ने मैप ओपन किया था हट गया क्या, वापस से लाते हैं। फ्रांस मैप कौन सा समय का, 1789। ये सही रहेगा। देखो ध्यान से, इधर छोटा मैप है बट यहाँ समझ में आएगा। देखो ध्यान से, इधर ये हो गया किंगडम ऑफ फ्रांस, ये बीच में तुम्हें दिख रहा है किंगडम ऑफ फ्रांस। अब ये बताओ कि ये जब ये लोग क्या करेंगे, मतलब अपना किंगडम ऑफ फ्रांस, जब ये लोग अब मिशन पे निकलेंगे कि हम दूसरे देश, तुम दूसरे जो यूरोप के बाकी लोग हैं वो भी अपने राजा के खिलाफ क्या करें, एक रिवोल्यूशन करें और उसमें अपने अधिकारों को मांगे और उसमें हम उन सभी का क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो ये देखो ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ये जो कौन सा कलर है, मुझे कलर को लेकर वो बहुत दिक्कत रहता है, ठीक है, पिंक कलर, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्या है देखने को, मतलब कि ये लोग जाएंगे तो यहाँ इस वाले एरिया में राजा को प्रॉब्लम होगा। ऊपर देखोगे तो ये भी मोनार्क को दिक्कत है, ये होली रोमन एम्पायर है इसको भी दिक्कत है। और थोड़ा सा इस वाले एरिया में देखोगे, दूसरा मैप ले लेते हैं, देखो ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है इसको भी दिक्कत होगा, रूसिया एम्पायर है इसको भी दिक्कत होगा, ये कन्फेडरेशन राइन जो बाद में बना था इसको भी दिक्कत होगा। यानी कहने का टोटल मतलब है कि अगर फ्रांस ये है, फ्रांस ये है, तो फ्रांस अगर है तो बाकी जितने भी आसपास के क्या होंगे, आसपास के जितने भी राजा होंगे उन सबको ये दिक्कत होगा कि नहीं कि हमारा क्या चला जाएगा, राज्य चला जाएगा, ठीक है। अगर ये लोग सभी लोगों को भड़का करके और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या सिंपल डेमोक्रेसी ये लोग ला देंगे तो राजा का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अब बाकी राजा भी इन लोगों से क्या होंगे, अब फ्रांस वालों से चिढ़ना स्टार्ट होंगे, क्योंकि अब उन लोगों का गद्दी क्या है, खतरे में पड़ जा रहा है। मेरे पॉइंट आया ना समझ में? नहीं आया तो फिर वापस वीडियो को पॉज करो, या पॉज करो क्या, वापस से जाओ और वो वापस से पीछे से फिर से देखना स्टार्ट करो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। सिंपल से ये कहानी क्या बोल रहा है कि जो रेवोल्यूशनरी थे अब वो लोग अपना मिशन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हम लोग तो अपना नेशन बना चुके हैं, अब हम लोगों का काम क्या है कि अब हम यूरोप में जो बाकी कंट्री है अब वहाँ पे जो भी क्या है मोनार्की है और उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी हेल्प करेंगे कि तुम लोग भी अपने राजा के खिलाफ क्या करो, रिवोल्यूशन करो और एक नया नेशन की शुरुआत करो। बस ये तो अब बताओ नेशन से ऐसा होगा, शुरुआत करने की कोशिश वहाँ के लोग करेंगे तो पहला अपने जो सिटीजन्स है उनसे और दूसरे फ्रांस में ये रिवोल्यूशनरीज जो हैं इनसे वो लोग गुस्सा होंगे कि नहीं, यानी कि सिंपल एक तरह से कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और वो कन्फ्लिक्ट हमें आगे देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। When the news of the events in France reached the different city of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. ये याद रखना है हमें, Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared the way for the French army, which moved into the Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in 1790s.
With the outbreak of the Revolutionary War, the French army began to carry the idea of nationalism abroad. यानी कि सिंपल सा ये है कि ये लोग जब क्या कर चुके हैं ऐसे आइडिया, तो ये लोग, इन लोगों का आइडिया जब बाहर, मतलब फ्रांस के अलावा जब बाहर और भी यूरोप के शहरों में जाता है, तो वहाँ पे जो भी कौन कौन लोग, तो देख रहे हो ना, स्टूडेंट्स, अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, बिगन सेटिंग ऑफ अ, ठीक है, सेटिंग अप अ जैकोबिन क्लब्स, यानी कि सिंपल एक पार्टी बनाना शुरू करते हैं, क्या करने के लिए, तो वहाँ पे जो भी मोनार्क है उससे रेवोल्यूशन, मतलब आज़ादी के लिए एक रेवोल्यूशन करने के लिए, ठीक है। और ऐसा ये जैकोबिन क्लब्स यानी पार्टी बना करके, उस पार्टी का क्या काम रहता है अभी हम देखेंगे। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन प्रिपेयर द वे ऑफ फ्रांस आर्मी विच मूव इनटू द हॉलैंड, यानी देखो वो लोग डिमांड करते हैं और बाद में फ्रेंच की जो आर्मी होती है, अगर मान लेते हैं कि दूसरे उसके बगल में, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तुम्हें मैप पे दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे फ्रांस है, ठीक है, यहाँ पे अगर फ्रांस है, अगर फ्रांस से मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, सपोज दैट ऐसा हम मानते हैं कि यहाँ के लोग वहाँ के राजा से लड़ाई, या लड़ाई क्या रिवोल्यूशन कर दिए, तो यहाँ से फ्रेंच आर्मी ना जाती थी उन लोगों को क्या कराने के लिए, लिबरेट कराने के लिए, ठीक है, कराने के लिए जाती थी। तो बताओ जो जैकोबिन क्लब्स था उसके मेंबर्स ये फ्रेंच आर्मी जो जा रही है उसका वेलकम करेंगे कि नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है करेंगे, क्योंकि ये फ्रेंच आर्मी क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों को अपना राइट्स दिलवाने और राजा को हटाने, तो राजा का लड़ाई किसके साथ हो जाएगा, फ्रेंच आर्मी के साथ, ठीक है। और इस रीजन के जो लोग होंगे वो फ्रेंच आर्मी का वेलकम करेंगे, तो वही लाइन यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है, कि कौन कौन से रीजन में, तो देखो देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी, यानी कि जैकोबिन क्लब का जितना भी एक्टिविटीज होता था, ठीक है, वो फ्रेंच आर्मी के लिए एकदम पॉजिटिव वे में काम करता था। विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, तो बाद में कहाँ कहाँ, तो हॉलैंड में भी ऐसा ही फ्रेंच आर्मी गई और वहाँ के लोगों ने क्या किया, मतलब वेलकम किया, और वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790, यानी कि यहाँ तक हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड तीनों कंट्री को हम मैप पे ट्राई टू फाइंड आउट यूरोप, पॉलिटिकल मैप 1789, ठीक है। बढ़िया वाला मैप ढूंढते हैं। चलो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंच आर्मी गई और वहाँ पे वहाँ के लोगों के द्वारा क्या किया गया था, वेलकम किया गया था। बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, वैसे ये बेल्जियम जो है और स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम की कहानी तो हमें ये सिविक्स वाले जो चैप्टर है वहाँ पे भी देखना है, बेल्जियम वाला, इसका लोकेशन देखना हमारे लिए काफ़ी क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। गूगल मैप्स पे देखते हैं इसको, गूगल मैप, बेल्जियम, हम लोग को दिखाना ज़रूरी है ना, ये काफ़ी चीज़ें जब हमारे पास,
लेटर। पटना का खुला हुआ है क्योंकि हम पटना से क्लास ले रहे हैं, ठीक है। वापस से चलते हैं, बेल्जियम को ढूंढना है ना हमें, तो बेल्जियम। देखो कहाँ पे बेल्जियम है, ठीक है, ये रहा बेल्जियम, ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला इस तरफ फ्रांस हो गया। कौन सा एरिया है ये? फ्रांस है। ये वाला एरिया कहाँ गया, पिन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया तुम्हें ये पूरा दिख रहा है ना, ये वाला पूरा, यानी कि ये यहाँ तक, ये पेरिस फ्रांस का ही कैपिटल सिटी है, नांतेज, ठीक है। बॉर्डेक्स, ठीक है। ये सब हमने क्या किया था क्लास 9 में जब मैपिंग पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी हमने पढ़ा था। और ये वाला जो कंट्री है देख रहे हो ना, ये वाला, इसका नाम है ब्राज़ील, ब्राज़ील बोल रहे हैं बेल्जियम, ठीक है। ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल सिटी है। यानी कि इसके आसपास देखोगे तो ये कौन सा कंट्री हो जाएगा, तुम्हें देखने को मिलेगा जर्मनी है, नीदरलैंड्स है, ठीक है, नीदरलैंड्स है ये। और जब वहाँ पे हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये फ्रांस वाले यहाँ पे जा कर के वहाँ के लोगों का हेल्प बोल सकते हैं, हेल्प किए थे, ठीक है। और आगे इससे बढ़े थे, यानी कि नीदरलैंड वाले भी रीजन में, ठीक है। वहाँ पे हॉलैंड जो कंट्री है इसी वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो याद रहेगा ये। और इधर देखोगे तो ये हो गया स्विट्जरलैंड। तो ये सब ना बॉर्डर लगा हुआ है कि नहीं, बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो भाई आपने आस पास वाले रीजन में ही तो क्या करेंगे, जा कर के लिबरेट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही काम वो लोग करते हैं, कौन लोग, फ्रेंच आर्मी करती है। आप वापस से आते हैं, और ये देखो बेल्जियम हो गया, स्विट्जरलैंड अभी देखा था, एंड मच ऑफ इटली इन 1719। इटली भी देखोगे तो थोड़ा सा तुम्हें देखने को मिलेगा, ईस्ट और सदर्न साइड में तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। 1790 with the outbreak of revolution war, the French army began to carry the idea of nationalism abroad। यानी कि सिंपल नेशनलिज्म का जो आइडिया फैलाने का काम जो था ना, वो फ्रांस के द्वारा ज़्यादा किया गया, और उसकी आर्मी जो थी भाई, उसकी शुरुआत उसी के द्वारा की गई थी। वापस आगे चलते हैं, हमारे पास टाइम है कि नहीं है, वापस से देख लेते हैं। तुम लोग ये भी देख सकते हो फ्रांस, ठीक है, यहाँ पर मैप दे रखा है, ठीक है। इस मैप को और थोड़ा सा जूम करें तो ये फ्रांस था, ये नीदरलैंड जो हॉलैंड भी बताया जा रहा है, और कौन सा स्विट्ज़रलैंड का यहाँ पे रीजन होगा। ये बावेरिया जो था अलग उस समय स्टेट था, ऑस्ट्रियन एम्पायर हो गया। ये पर उस मैप में भी देखे थे, ऑस्ट्रियन एम्पायर जो पहले हाब्सबर्ग एम्पायर का क्या था, पार्ट था, बाद में ये अलग हो, अलग क्या, पूरा हाब्सबर्ग एम्पायर को ऑस्ट्रियन एम्पायर से ही जाना जाने लगा था, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आगे इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एकदम ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ ये वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, हाँ। तो इसको दो पार्ट में, दो वीडियो में कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, वीडियोज़ आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वीडियोज़ नहीं आएंगे, ठीक है, वीडियोज़ आएंगे। और इसके बाद से जब ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग ना, तो इसको एकदम फुल फ्लेज्ड तरीके से इसको और अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि एक बार हम बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट टास्क है, एक बार में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और तुम लोग जो हो
खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे एक वर्ड तो समझ में आएगा नहीं कि क्या मतलब बताने की कोशिश कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हम लोग मेरे साथ किताबें पढ़ रहे होगे, जितना भी हमने लाइन पढ़ा है एकदम अच्छे तरीके से तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को इजी वे में कंप्लीट करेंगे, फिर दोबारा से क्या करेंगे, इसको एक बार रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसका नोट्स बनाते हुए अभी बस क्या करो, मेन पॉइंट को, जो वर्ड मिल रहा है जैसे हम सर्च कर रहे हैं या जो भी वर्ड है उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, जो जो भी लग रहा है तुम्हें कि हाँ तुम्हारे लिए क्या है नोट करना ज़रूरी है। ठीक है, और अभी नोट करते रहो, चाहे वर्ड है चाहे कोई इवेंट्स हैं उस चीज़ों को, और बाद में हम उसको क्या करेंगे, एक जगह कंपाइल करते हुए चलेंगे। और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तब होगा जब हम उसको रिकॉल के तौर पे जब से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तब उसका सबसे ज़्यादा क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तब तक के लिए आज इतना ही रहने देते हैं, बाय बाय।